नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम जो अपना संडे का टेस्ट होता है, टेस्ट आईडी नंबर 0557 का मैथ पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यह हुआ है कि एक कंपनी के 2/3 कर्मचारी पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों में से 3/8 और महिला कर्मचारियों में से 2/5 अस्थायी हैं और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 अस्थायी कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंपनी के 2/3 मतलब टोटल जो है, मान लो कि टोटल एम्प्लॉय जो है कंपनी में, मान लो कि एक्स एम्प्लॉय, उस एक्स में से 2/3 का 2/3 जो है यानी 2/3 जो है वो पुरुष है, यानी कह सकते हैं आप कि मैन है, और बाकी जो है वो वीमेन है, मतलब वीमेन हो गई कितनी, 1/3। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि पुरुषों में से यानी मैन में से 3/8, इनका 3/8, और महिलाओं में से 2/5, इनका 2/5। ये अस्थाई मतलब ये टेम्परेरी, तो ये टेम्परेरी मेल हो गए या मैन हो गए, और ये टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉयज। ठीक है, ये विमेन एम्प्लॉयज हो गई। ये हमको गिवन है। और कह रहा है स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740। तो देखो, मैन में से टेम्परेरी या अस्थायी 3/8 है, इसका मतलब जो परमानेंट है वो 5/8 बचना चाहिए। ठीक है, जो भी टोटल मैन है उनका 5/8, और विमेन में जो परमानेंट होंगे वो टोटल का 2/5 टेम्परेरी है, तो 3/5 बचना चाहिए। और टोटल परमानेंट यानी मेल और फीमेल परमानेंट मिला के और टोटल 740 है। तो देखो हम यहाँ तक चलते हैं। देखो एक्स का 2/3 किया हमने, और फिर जो मेन का नंबर है उसका फिर से 5/8 किया, तो ये हम पहुंच गए परमानेंट मेन जो एम्प्लॉय है उन पे, है ना। विमेन में इधर से देखें तो एक्स का 1/3, ये टोटल विमेन एम्प्लॉय है, और उनका भी 3/5 जो है वो परमानेंट है। और अगर मेल और फीमेल दोनों के परमानेंट एम्प्लॉय ऐड किए जाएं तो गिवन है कि टोटल 740 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। 2 से ये 4 हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ, है ना। तो ये 5x/4 हो गया, तो ये 12 हो गया, और ये x/5 ये 740 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, ये 25, और ये आ जाएगा आपका 12 यानी 37x हो जाएगा। 37x इज इक्वल टू 740। 37 से 74 यानी ये 20 आ जाएगा, और 60 × 20 करेंगे तो x की वैल्यू 1200। इसका मतलब कंपनी में टोटल एम्प्लॉय जो है यानी एक्स की जो वैल्यू है, टोटल एम्प्लॉय जो है वो 1200 हो गए, है ना। अब कह रहे हैं कर्मचारियों की कुल संख्या का यानी एक्स का जो है वो डिफरेंस बताना है अस्थायी महिलाओं की कुल संख्या का 7/15, और अस्थायी महिलाओं की जो संख्या, महिला कर्मचारियों की संख्या, उनका अंतर बताना है। ठीक है, यानी हमें एक तो क्या करना है, 1200 का 7/15 ये लेना है। तो ये अगर हम लेंगे तो देखो 15 × 8 यानी ये 560 आ गए, तो टोटल का 7/15 लेना है। और जो अस्थायी महिला कर्मचारी हैं, तो देखो ये महिलाएं हैं और ये टेम्परेरी है ना, तो इनका इनका नंबर निकालना है। तो देखो 1200 का 1/3 विमेन है, और उसका भी कितना 2/5 ये फीमेल। ठीक है, ये 1580 हो गया, तो ये 160 आ जाएगा। ठीक है, 160। और हमें पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, मतलब ये वाला नंबर इससे कितना ज़्यादा है ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आ रहा है, 400। इसका मतलब आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है।
ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो आप क्या कर सकते हैं कि एक्स की पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब, लिख सकते हैं। हमें एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 6 की वैल्यू पूछी, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का क्यूब और वाई स्क्वायर का क्यूब, लिख सकते हैं। अब अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं तो इसका स्क्वायर, तो पहले ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो एक्स की पावर 4, फिर इसका स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर तो वाई की पावर 4, फिर माइनस ए बी, और माइनस ए बी मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस। अब देखो एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 जो आपको दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के बराबर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, मतलब ये जीरो हो गया, और जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिए जीरो ही रहेगा, इसका मतलब इसका आंसर जीरो रहेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू जीरो है। नेक्स्ट, एक विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा लिखता है। मतलब मान लो कि सीपी जो है 100 रुपये है तो एस पी 140 लिखेगा। अगर हम रेशियो में लिखें तो 40% जो होता है वो होता है 2/5। मतलब अगर सीपी 5 है तो वो बढ़ा के उस पर 7 लिख देगा। फिर उसने 20% और 25% के दो डिस्काउंट दिया ना, तो इसका मतलब पहला डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, एस पी से एम पी पे है ना। पहले हमने इसको एम पी लिख दिया, ये एम पी होगा ना, मार्क किया उसने है ना, ये मार्क प्राइस होगा या अंकित मूल्य होगा। तो उसने 5 रुपए वाली वस्तु पे 7 रुपए लिख दिया। अब उसने एम पी पे डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट तो दिया उसने 20%। तो एम पी से एस पी, पहला एस पी कितना हो गया, तो वो हो गया आपका 20%, मतलब होता है 20% मतलब 1/5। तो इसका मतलब 5 से 4। और फिर उसने पहले एसपी पे फिर से वो डिस्काउंट देगा दूसरे एसपी पे जाने के लिए, है ना। तो एक और डिस्काउंट दिया कितना, 25%, यानी ये 1/4 होता है, तो 4 से 3 का डिस्काउंट होगा, 4 से 3 का। इसका मतलब फाइनली उसने क्या किया, देखो 5 रुपए वाली को पहले 7 लिखा, तो सीपी से एमपी आ गए, एमपी से पहला एसपी फिर दूसरा एसपी, है ना, दूसरे डिस्काउंट के बाद। तो ये एक तरह से कंटिन्यूस चेंज हो रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सीधा सीपी से कहाँ जा सकते हैं, जो एसपी है इसका लास्ट वाला एसपी दूसरा, वहां तक जा सकते हैं। ठीक है, देखो सीपी से एमपी गए तो 5 से 7, फिर एमपी से एसपी आए तो 5 से 4, और फिर 4 से 3। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इनका मिक्स प्रोपोर्शन या फिर हम कह सकते हैं इनका कंपाउंड प्रोपोर्शन निकालें या मिश्र अनुपात निकालें, तो हम डायरेक्ट सीपी से एसपी 2 तक जा सकते हैं। 4 कैंसिल आउट होगा, इसका मतलब 25 रुपए वाली वस्तु को 21 में बेचा, तो 25 में खरीदा और 21 में बेचा। ठीक है, अब कह रहा है उसे हानि हुई 140 रुपए की, तो जो ये लॉस हो रहा है 4, इस 4 की वैल्यू 140 है, इसका मतलब 35 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। कह रहा है बताओ इसका सीपी कितना था, तो इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और आंसर जो आएगा वो 875 रुपीज है, 875। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए एक आदमी ने 4%, 6% और 10% रेट पर 3 अलग अलग योजनाओं में निवेश किए। टोटल उसने 15,500 रुपये निवेश किए। मान लो पहली स्कीम पे एक्स रुपये निवेश किए, दूसरी में वाई किए, तीसरी में जेड किए। यहाँ पे रेट जो है वो 4% थी, तो एक्स का 4% ब्याज मिला, या वाई का 6% मिला, और जेड का उसको 10% ब्याज मिलेगा। ठीक है, ऐसे 3 अलग अलग इंटरेस्ट मिले उसको, और तीनों से उसे 1 साल में बराबर इंटरेस्ट। तो ये 1 साल का निकाले अगर, है ना, तो X रुपये का 4% 1 साल के लिए, ये 1 साल का ब्याज हुआ, इसका 1 साल का ब्याज ये हुआ, और इसका 1 साल का ये हो गया।
और कह रहा है तीनों से ब्याज बराबर मिला तो तीनों को इक्वल कर देते हैं ना। अब परसेंट तो हट जाएगा, और अगर 2 से भी और कैंसिल आउट कर लें तो ये बनता है 2x बराबर 6y बराबर 5z। तो अगर हम एक्स वाई जेड का रेशियो लिखें तो 1/2 इनका इन्वर्स कर देंगे, है ना, 1/6 और 1/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 30 से, तो ये आ जाएगा 15, 5 और 6। तो इसका मतलब तीनों जो हिस्से थे, तीनों योजनाओं में जो पैसे लगाए थे तीनों स्कीम में, वो इस रेशियो में लगाए गए, है ना, 15, 5 और 6। अगर जोड़ेंगे तो टोटल 26 रुपये बन रहे हैं। 15, 5, 1 मिनट, इसको एक बार दोबारा देखते हैं। 4% से, 6% से और 10% से, है ना। तो तीनों का 1 साल का ब्याज जो है वो बराबर दिया हुआ है, तो यानी 2x, ये गलत लिख दिया हमने यहाँ पे, 3y आएगा, 3y आएगा। तो उससे कैंसिल आउट किया तो ये यहाँ पे 1/3 बनेगा। अब एलसीएम 30 आएगा तो ये 15, ये 10 और ये 6, यानी टोटल कितना बना, 31 बनता है, ठीक है, टोटल 31। यानी अगर 31 रुपये थे तो 15, 10, 6 के रेशियो में तीनों स्कीम में लगाए, लेकिन टोटल रुपए कितने थे, 15,500 थे उसके पास, है ना। ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब 500 से मल्टीप्लाई हुआ। ये कह रहा है 6% वाले में, यानी वाई की वैल्यू बतानी है, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट 132, एक कॉलेज में 132 स्टूडेंट है, उनका सबका एवरेज जो है वो 50 है। पास होने वालों का एवरेज 55 है और फेल होने वालों का 35 है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको तीनों मतलब दो ग्रुप का अलग अलग एवरेज भी पता है और उनका एक साथ एवरेज भी पता है, तीनों दोनों ग्रुप का मिला के, तो हम एलिगेशन यूज कर सकते हैं। देखो, इधर मैं पास होने वाले लिख देता हूँ ना, पास होने वालों का एवरेज कितना है, तो 55 है। फेल होने वालों का कितना है, तो फेल होने वालों का है 35, और इनको मिला दें तो कितना है, 50, दोनों ग्रुप का मिला के 50। रेशियो निकालें तो यह आ जाएगा आपका 15 और यह आ जाएगा 5, यानी 3:1। तो ये नंबर ऑफ डेटा का रेशियो आता है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट। पास होने वाले अगर 3 स्टूडेंट होंगे तो फेल होने वाला 1 होगा, तो कुल मिला के 4 हो गए। लेकिन टोटल स्टूडेंट 132 दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब 33 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमें पूछा है कि जो पास होने वाले और फेल होने वाले उनका रेशियो, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर हमें देखो, हम ऐसे ही मान के चलते हैं कि ये 3 स्टूडेंट है, ये 1 है और टोटल 4 है, 132 का कोई यूज नहीं है। अब ये कह रहा है कि पास होने वालों के टोटल मार्क्स और फेल होने वालों के टोटल मार्क्स का रेशियो क्या होगा। तो पास होने वाले 3 लोग हैं और उनका एवरेज 55 है, तो इसका मतलब तीनों का टोटल हो गया 55 × 3। फेल होने वाला एक ही स्टूडेंट है और उसका एवरेज 35 है, तो टोटल भी 35 ही हो गया। तो सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 5 से 11 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इसका मतलब रेशियो आएगा 33:7, ठीक है। यानी आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, ये उनके टोटल मार्क्स का रेशियो होगा। नेक्स्ट, तो स्टेशन ए और बी के बीच की डिस्टेंस 800 किलोमीटर है। ये मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इनके बीच में 800 किलोमीटर का गैप है, ये डिस्टेंस है। ट्रेन एक्स बिंदु ए से चलती है, यहाँ से एक ट्रेन एक्स चलती है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से एक ट्रेन जो है वो बी से ए की ओर चलती है वाई, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है ए से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर दोनों जब तक मिलेंगी, मान लो यहाँ मिलती हैं, तो जितनी देर ये चलेगी उतनी देर ये चलेगी, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे चल रही है ना, अलग अलग टाइम पे नहीं चल रही है। तो दोनों सेम टाइम पे चली और यहाँ पे दोनों मिली तो दोनों बराबर टाइम के लिए चलेंगी, ठीक है। तो टाइम जब इक्वल होता है, टाइम जब इक्वल होता है तो डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो स्पीड का होता है। अगर मैं इनकी स्पीड का रेशियो लिखूं दोनों का, एक्स और वाई का, तो एक की स्पीड 40 है, दूसरे की 60 है,
यानी स्पीड का रेशियो हो गया 2 से 3। तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2 से 3 होगा, मतलब अगर x 2 किलोमीटर चलेगी तो y 3 चलेगी, और कुल मिला के दोनों 5 चलेगी। लेकिन अगर दोनों की डिस्टेंस जोड़ें तो 800 होना चाहिए टोटल, है ना। तो 5 की वैल्यू 800 होनी चाहिए। तो 5 को अगर 800 कर दें, इसका मतलब 160 से गुणा हो रहा है। तो हमें कह रहा है ए से कितनी दूरी, इसका मतलब हमें ए वाली चली गई दूरी बतानी है ना। तो ए से कितनी दूरी चली है वो देख लेते हैं। तो कितनी डिस्टेंस हो गई, 320। यानी ए से 320 किलोमीटर की दूरी पर दोनों क्रॉस करेंगे, ठीक है। बी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट। हाँ, 6,000 रुपये देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको, 6,000 रुपीज का प्रिंसिपल है, और कह रहे हैं कि 3 साल में ये हो जाता है कितना, 7,986। तो अगर 6 से काट दें हम तो ये 1,000 हो गया, और ये हो गया 12, और 6 × 9 और 6, 1296, है ना। आप चाहे तो 4 से और काट सकते हैं, या 8 से भी काट सकते हैं। ये 125 आएगा 8 से काटेंगे तो, और ये 8 से आ जाएगा, 8 × 1 आएगा तो 4 6, 1296। देखते हैं, एक मिनट देखो, 8 × 1 हो गया 4 16, 162। एक मिनट, दोबारा चेक करते हैं इसको, 6 से काट के, 6 से कैंसिल आउट करो दोनों को, 6 × 1 हो गया, 6 × 3 हो गया, 1331 आ रहा है, सॉरी ये, ठीक है, 1296 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1331 आ रहा है। तो अब हम देखो, हमें क्या कह रहा है, 3 साल का है ये रेशियो, है ना। 3 का होता है तो हमें पता है कि ये क्यूब में होना चाहिए, तो ये किसका क्यूब है, 10 का, और ये किसका है, 11 का। इसका मतलब हर साल जो है वो 10 से 11 हुआ, जो ब्याज है वो, है ना। और 3 बार हुआ है, इसलिए 10 से 11 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 रुपया बढ़ा होगा। कितने पर बढ़ा होगा, 10 पर, है ना। हर साल 1 रुपया बढ़ा है 10 पर, इसका मतलब कितने परसेंट रेट रही होगी, 10%, ठीक है। 10% की रेट से बढ़ा है, तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। सेक एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू देखो, जब सेक और कोस एक साथ आ रहे हो, या साइन और कोसेक आ रहे हो, है ना, या फिर टेन और कोट एक साथ आ रहे हो, तो वो एक्स और 1/x की फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। एक्स और 1/x की फॉर्म बनाते हैं। जैसे अगर मैं मान लो इसको ऐसे लिख लो, ये सेक एक्स है, और कोस एक्स को मैं लिख देता हूँ 1/सेक एक्स, ठीक है। तो ये 4 हो गया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ए हो गया, और ये -1/a हो गया। सी एक्स को मैंने, सेक एक्स को ए मान लिया ना, तो a-1/a 4 दे रखा है। अब ये जो पूछा गया उसको लिख के देखो, देखो 1 + cos² x अपॉन कोस एक्स लिखा हुआ है ना। तो मैं अगर कोस एक्स को दोनों में डिवाइड करूं तो ये 1/cos x हो गया, और ये cos² x अपॉन कोस एक्स हो गया, ठीक है। अब 1/cos x को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स, और ये जो है ये कोस एक्स बचेगा, ठीक है। और कोस एक्स को मैं लिख देता हूँ 1/सेक एक्स, और सेक एक्स को क्योंकि हमने ए लिखा हुआ है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा a+1/a। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखो अब, है ना। a-1/a 4 दे रखा है, तो a+1/a कैसे निकालते हैं, तो अपना पढ़ा हुआ है कि जो भी इसकी वैल्यू होती है, जैसे 4 है, इसका स्क्वायर करके इसमें 4 जोड़ देंगे, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, 16 4 20 हो गया, √20, और √20 को क्या लिख देंगे, 2√5, ठीक है। तो आंसर आएगा अपना बी ऑप्शन, 2√5। ये अपना अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है कि a-1/a अगर दे रखा हो तो a+1/a k² + 4 का अंडर रूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है, एक कस्बे के 30% लोगों के पास में टीवी। चलिए मान लेते हैं कि ये वो 30% लोग हैं जिनके पास टीवी है, ये 30% है टोटल, है ना। उसके बाद कह रहे हैं 50% लोगों के पास रेडियो है, ये वो लोग हैं जिनके पास रेडियो है, ठीक है। ये रेडियो वाले लोग हैं जिनके पास
रेडियो है, और ये 50% है टोटल। ठीक है, 18% ऐसे हैं जिनके पास दोनों है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये 18% है, ये वाला 18% है, और 1140 लोगों के पास दोनों ही नहीं है। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दोनों ही नहीं है, तो हम उसको बाहर की तरफ दिखाना पड़ेगा। तो एक बाहर की तरफ वेन डायग्राम मोड़ लेते हैं। ठीक है, ये जो बाहर बचे हैं ये कितने लोग हैं, ये 1140 लोग हैं। अब ये बाहर वाला नंबर मैं परसेंटेज में अगर निकाल लूँ तो मुझे आंसर पता लग जाएगा, देखो है ना, क्योंकि मुझे वैल्यू तो पता है कि ये 1140 है, लेकिन परसेंट में कितने हैं वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर हम पूरे गांव की जनसंख्या 100% माने, तो 100 में से इस वाले हिस्से में 50 है, इस सर्कल में 30 है, और बीच में 18 है। तो ये 18 तो इस 30 में भी है और इन 50 में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 में से 18 ये हो गए तो इस हिस्से में 32 बचे बाहर वाले में, और 30 में से 18 ये हो गए तो इधर 12 बचे। अब अगर हम तीनों हिस्सों को देखें तो 18 12 30, 30 और 32, यानी 62% आ रहा है। दोनों सर्कल में मिला के 62% है। टोटल जनसंख्या 100% है ना, तो 100 में से 62 अगर ये हैं, तो इसका मतलब जो बचे हुए 38% है वो ये होने चाहिए। तो 38% की वैल्यू ये आ गई है ना, तो इसको इधर लिख लेते हैं कि 38% की वैल्यू जो है वो 1140। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, तो 1140/38, चलिए 19 × 6 होता है, 19 × 2 और 30 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब 1% की वैल्यू 30 है, और हमें टोटल पूछा है, यानी हमें 100% की वैल्यू पूछी है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 3000। ठीक है, इसका मतलब उस टाउन की टोटल पॉपुलेशन विलेज की कितनी है, विलेज की टोटल पॉपुलेशन 3000। ठीक है, नेक्स्ट, पाइप ए और बी किसी टंकी को 10 और 40 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, सी निकास पाइप है, और अगर तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो ए टंकी को भरने में ए और बी को जितना टाइम लगता था उससे 80 मिनट ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए ए जो है वो कितने में, 10 घंटे में, और बी कितने में, 40 घंटे में। ठीक है, तो हम टोटल मान लेते हैं 40 लीटर का टैंक है, तो 4 लीटर पर आवर ए भर सकता है और 1 लीटर पर आवर बी भर सकता है। दोनों मिला के 5 लीटर पर आवर भर सकते हैं। इसका मतलब जो ए और बी को जो टाइम लगता, अगर ये दो ही होते तो कितना टाइम लगता इनको, तो इनको टाइम लगता 8 घंटे। ठीक है, 40 लीटर को 5 की एफिशिएंसी से 8 घंटे में भरते। लेकिन ये कह रहा है कि अगर तीनों चालू किया जाए, मतलब सी भी चालू किया जाए, तो जितना इनको लगना चाहिए था, मतलब जो 8 घंटे लगने वाले थे उससे 80 मिनट अब ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टाइम ए और बी और सी तीनों को जो टाइम लगता वो 8 घंटे से 80 मिनट ज़्यादा लगते। इसका मतलब 9 घंटे 20 मिनट हो गए। और 9 घंटे 20 मिनट को अगर हम लिखें तो 9 से ही 20/60 आवर कर सकते हैं, यानी ये हो गया 9 से ही 1/3, तो ये 28/3 आ जाएगा। अगर तीनों काम करते हैं तो 28/3 आवर इनको लगेगा। अच्छा, तीनों अगर मिलते हैं तो 28/3 आवर में 40 लीटर भर रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी सी की जो एफिशिएंसी है वो 40/28/3 होनी चाहिए, है ना। 40 लीटर को इनके टाइम से डिवाइड करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी आएगी। 4 से इसको काट दें तो ये 30/7 आए, यानी ये 30/7 लीटर पर आवर तीनों मिलकर भर सकते हैं। अब देखो 3 में से 2 की तो हमें पता ही है, 4 और 1 है, तो हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सी की एफिशिएंसी होगी, तीनों की एफिशिएंसी में से ए और बी की माइनस कर दें, यानी 4 और 1 5 माइनस कर दें, तो सी की एफिशिएंसी 5/7 लीटर पर आवर है। ये हमें निकालनी थी पहले, है ना, ताकि हमें सी की एफिशिएंसी पता लगे। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी को 7 घंटे चालू छोड़ा गया, तो अगर ए और बी 7 घंटे चालू रहे तो ए और बी 5 लीटर भरते हैं। तो 5 लीटर के हिसाब से 7 घंटे में उन्होंने 35 लीटर जो है वो भर दिया। अब इन दोनों को बंद किया गया और सी को चालू किया गया, मतलब टंकी 35 लीटर भरी हुई है।
अब इस 35 लीटर को सी खाली करेगा, क्योंकि वो खाली करने वाला पाइप है। तो सी को कितना टाइम लगेगा 35 लीटर खाली करना है, कितनी एफिशिएंसी से खाली करेगा, 5/7 से, है ना। तो 5 से ये 7 हो गया, 7 × 7 यानी 49 आवर्स लग जाएंगे सी को उस टंकी को वापस खाली करने में, ठीक है। इसका मतलब आंसर जो होगा वो 49 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, एक इक्वेशन दी है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है कितनी होगी। देखो इक्वेशन क्या है, x⁸ -433 x⁴ +16 =0, x>0 दिया है। एक काम करते हैं, इसको इस टर्म को इधर लाते हैं ताकि हम इसको ऐसे लिख पाए, है ना। तो x⁸ +16 बराबर हम लिख सकते हैं 433 × x⁴। x⁴ को इधर दोनों में डिवाइड कर दें, तो x⁴ और 16/x⁴ बराबर 433। अब यहाँ पे ये x⁴ है, ये 2⁴ है और x⁴ है ना, ये 433 है। अब हमें देखो 4 से 1 पावर तक आना है, यहाँ 1 पावर है ना, 1 पावर तक आना है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, है ना, पहले 2 पावर पे जाएंगे। 2 पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, 2 पावर मतलब 2⁴ और x⁴ ऐसे आ जाएंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पीछे जाना हो तो m+2 करके 2ab करते हैं ना, ab मतलब इसके साथ वाले नंबर, यहाँ तो 1 है कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ 2 है, तो ab का मतलब 1 और 2 हो गया, है ना। तो ये m+2ab करेंगे, तो देखो यहाँ पे m कितना है, m का मतलब ये वाला नंबर, तो 433 + 2 गुणा a की जगह 1 है, यहाँ पे जो नंबर होगा वो 1 होगा, यहाँ जो होगा वो 2, ये b होगा ना, तो 1 × 2 हो जाएगा। ये बना आपका 435, सॉरी 1 × 2 नहीं होगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है, यहाँ से देख लो तो ये 4 होगा। तो 433 + 8 यानी 441, 441 का अंडर रूट होगा 21, यानी इस टर्म की वैल्यू 21 है। अब इससे वापस जाएंगे किस पे, x और 2/x पे, है ना। तो क्या करेंगे, फिर वही m+2ab करेंगे। इस बार a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो 1+2 कर देंगे, और m कितना होगा, तो m 21 होगा इस बार, क्योंकि इससे जा रहे हैं ना हम इस पे, तो ये 21 आ जाएगा। तो 21 प्लस ये आ जाएगा 25, और 25 का मतलब हो गया 5। तो आंसर जो बनेगा आपका वो 5 होगा, इसमें ए ऑप्शन होगा, ठीक है। ये फॉर्मूले तो हमको देखो एल्जेब्रा में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों का पढ़ा हुआ है वो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो जैसे जैसे अपने टॉपिक होते जाएंगे तब आपको पता लगते जाएंगे, ठीक है। दिया हुआ है कि एक गुब्बारे का एक सड़क पर स्थित 3 बिंदुओं ए बी सी से परीक्षण किया जाता है, ठीक है। देखिए मान लो यहाँ पे एक बैलून है, यहाँ पे एक बलून है, इस बलून का जो सड़क पर, ये मान लो इतनी हाइट पे है, ये इसकी हाइट एक बार h मान लेते हैं, और ये रोड है, रोड पे 3 पॉइंट है, ये मान लो a है, ये b है और ये c। इन तीनों पॉइंट से इसको देखा जाता है, ठीक है। तो बी पर जो कोण है वो ए का डबल है, तो मान लेते हैं ए वाला एंगल जो है वो थीटा है, तो बी पर जो बनेगा वो 2 थीटा बनेगा, और सी पर जो बनेगा वो 3 थीटा, इसका 3 गुना है, मतलब 3 थीटा है। ये अपने को दिया है ना। ए और बी के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है, ये 200 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर है, और बी और सी के बीच ये 100 मीटर, ये 100 मीटर है। तो हमें एच की वैल्यू चाहिए ना, एच कितना होगा, गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर है। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं कि इसको, ये वाली जो लेंथ है इसको एक बार मैं एक्स मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो एक्स मान लेते हैं। तो अगर हम इन तीनों ट्राइंगल में जाएं, तो इन तीनों ट्राइंगल में आप देखो ध्यान से, पहले इस वाले में जाएं, तो इस वाले में h/x करेंगे, ये 3 थीटा जो है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा जो है वो बराबर होगा इसके h/x, क्योंकि लंब बट्टे आधार होता है, tan जो होता है ना h/x। अगर मैं यहाँ से उल्टा लिख देता इसको तो यही कोट हो जाता, तो मैं कोट लिख लेता हूँ, ठीक है, कोट 3 थीटा। अब ये कोट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एच तो निकालना है,
और हमें x को हटाना है ना, तो हम x बराबर निकालना चाह रहे हैं, तो x बराबर आ जाएगा h कोट 3 थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई इस वाली ट्राइंगल से, है ना। अब ये जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, यहाँ से भी ऐसे ही लिख देते हैं, देखो कोट 2 थीटा लिखते हैं इस ट्राइंगल से, कोट 2 थीटा। तो कोट 2 थीटा बराबर आएगा, ये लिखना पड़ेगा पहले, बेस है ना, x प्लस 100, तो x प्लस 100 अपॉन h होगा। यहाँ से अगर मैं लिखूं तो x प्लस 100 बराबर लिखा जा सकता है h कोट 2 थीटा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एक और लिख लेते हैं, इस बड़े ट्राइंगल से इस वाले से लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम थीटा लेंगे तो कोट थीटा लेना पड़ेगा ना, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरी लेंथ लेंगे यानी x प्लस 300 लेंगे, है ना, x प्लस 300 और फोन में यह आ जाएगा आपका h, और यहाँ से x प्लस 300 बराबर लिख सकते हैं हम h इंटू कोट थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या है, देखो कोट थीटा की कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बाद में चेंज कर सकते हैं ना। तो हमें इसको क्या है कि डिवाइड करके या फिर x को हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है, या एक बार हम x निकालने के लिए h को भी हटा सकते हैं। तो हम माइनस करके देखते हैं x हटाने के लिए। देखो अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो x हट जाएगा, और इसमें से ये घटाएंगे तब भी x हट जाएगा, है ना। तो इनको माइनस करके देखते हैं। देखो इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करें, और एक हम इसको डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 3 में से 2 माइनस करके, दोनों को डिवाइड करके देखते हैं ना। तो इक्वेशन 2 में से एक घटाएंगे तो इधर तो बचा आपका x प्लस 100 में से x घटेगा यानी केवल 100 बचा, और इसमें क्या बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो ये, इसमें से ये घटाएंगे तो 200 बचेगा, है ना, 200 बचेगा। और इधर क्या बचा, देखो यहाँ से देखना, इसमें से ये घटेगा, देखो 2 में से 1 घटाया तो h तो कॉमन है, उसको कॉमन रख लेंगे, तो कोट 2 थीटा माइनस कोट 3 थीटा, कोट 2 थीटा माइनस कोट 3 थीटा अपॉन में, इसमें से ये घटाएंगे तो कोट थीटा माइनस कोट 2 थीटा, कोट थीटा माइनस कोट 2 थीटा, इस तरह से लिख सकते, ठीक है। ये 1/2 आ जाएगा, और इसको हम साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, और कोस 3 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा। ऊपर वाली टर्म ऐसे हो जाएंगी, और इनको भी चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, देखो है ना। तो एलसीएम में ये कोस 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, साइन 2 थीटा इंटू कोस 3 थीटा, और एलसीएम आएगा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, ठीक है। इधर आएगा साइन थीटा साइन 2 थीटा, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ ना। ये देखो ऐसे बनेगा, कोस 3 थीटा मल्टीप्लाई सॉरी कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई होगा उधर किससे, साइन 3 थीटा से, है ना, साइन 3 थीटा, और माइनस फिर साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई होगा कोस 3 थीटा, और अपॉन में आएगा साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। इंटू ये अपॉन में इसका एलसीएम लेके इंटू में ले लेते हैं ना, तो ऊपर तो चला जाएगा साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा, और अपॉन में आ जाएगा कोस थीटा साइन 2 थीटा ना, साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस 2 थीटा। अब बराबर में 1/2 था इसके ना, ये 1/2 रख लेंगे। अगर ये आप ध्यान देखें तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, है ना, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी क्या होता है, तो साइन ए माइनस बी होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा, और यहाँ देखो ये साइन 2 थीटा इस साइन 2 थीटा से कट जाएगा ना, तो ऊपर ये केवल क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, अपॉन में यहाँ पे साइन 3 थीटा बच रहा है,
और ये देखो फिर से साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी है ना, तो ये फिर से साइन ए माइनस बी बनेगा। इसका मतलब ये हो गया आपका साइन 2 थीटा माइनस, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस थीटा। ठीक है, ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये इससे 1/2 के बराबर में। तो देखो ये साइन थीटा और ये वाला भी आपका साइन थीटा है ना, ये हट जाएगा, ये बचा आपका साइन थीटा और ये बचा साइन 3 थीटा। ठीक है, इसको हम इधर आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ऊपर बचा साइन थीटा और अपोन में बचा साइन 3 थीटा और ये 1/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखें, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1/2। यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेके इससे काट देंगे है ना, तो ऊपर 1 बचेगा और यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 बराबर हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ले आए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 3 माइनस 2 यानी 1, और साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। नेगेटिव लेना नहीं है अपने को क्योंकि नेगेटिव एंगल बनेगा नहीं, तो थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, देखो कितनी, साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा 30 हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है आपका। साइन थीटा जो है वो, इसमें थीटा की वैल्यू जो है वो 30 आएगी, और जब ये 30 हो गया, ये एंगल 30 हो गया तो ये हो गया 60, ये बना ना, और ये हो गया 90। अब ये 90 कब होगा, जब ये सी पॉइंट यहाँ नहीं होकर यहाँ होगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये एक्स जो है ना ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये पॉइंट यहाँ जा पाएगा ना, इसका मतलब ये सी यहाँ चला जाना चाहिए, तब ये एक्स 0 हो जाएगा। तो ये डायग्राम जो है ना ये रिड्यूस होके इतना रह जाएगा केवल कि ये ए पॉइंट जो है वो तो 30 पे होगा, और बी पॉइंट जो है वो कितने पे होगा, 60 पे होगा, यहाँ पे बी होगा और यहाँ सी होगा। ठीक है, अब ए से बी की डिस्टेंस तो 200 दे ही रखिए, ये 200 है और ये 100 दे रखिए, यानी ये 300 हो गई, और ये एच पूछा हुआ। तो अगर इस डायग्राम को हम देखें तो ये ऐसे आ गया, देखो ये 300 है, ये 30 है और ये एच हमें निकालना है। तो देखो अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो गया। 30 के सामने अगर एच है और 60 के सामने 300 मीटर है, तो 30 के सामने होगा 300/√3, डायरेक्ट आंसर हम बता सकते हैं, और इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ये 100/√3 आएगा ना, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, एक्चुअल में क्या है कि इस क्वेश्चन में ये जो है ना ये सोल्व करना नहीं होता है, ये इतना लिखना होता है और इसके बाद इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना होता है कि ये जो है ना ये वाला हमेशा किसके बराबर आता है, ये साइन थीटा अपॉन साइन 3 थीटा। तो इससे सीधा इस स्टेप पे जाना होता है, ये हमें याद रखना होता है, और जब भी हम पढ़ेंगे आगे जब भी, तो ये हम सीधा याद रख लेंगे अब है ना, कि इसका जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट ये वाला आता है इस क्वेश्चन में। तो इसको आप सीधा सोल्व करेंगे तो आपका थीटा जल्दी आ जाएगा आंसर। ठीक है, वैसे लेंदी है क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करना था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने पूरा सोल्व करके देखा है, बाकी हमें याद सीधा ही रखना चाहिए इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक अर्धगोलाकार लकड़ी के कटोरे की भीतरी और बाह्य त्रिज्याएं। देखिए ये मान लो एक अर्धगोलाकार लकड़ी का कटोरा है। ठीक है, इसकी जो इंटरनल रेडियस है, जो इनर रेडियस है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, इसको स्मॉल आर बोल देते हैं, ये 6 सेंटीमीटर है, और इसकी जो बाहर वाली रेडियस है यहाँ से यहाँ तक पूरी है ना, ये कैपिटल आर बोल देते हैं, ये 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है अपने को। ठीक है, इसकी पूरी सतह को पॉलिश किया जाता है और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की लागत ही है। देखो जब भी आप खोखले अर्धगोले को पॉलिश करेंगे तो उसमें 3 सरफेस पे पॉलिश करनी पड़ेगी। एक तो बाहर वाला जो वक्र पृष्ठ है इसका ना, जो बाहर की कर्व्ड सरफेस है वो, एक जो अंदर की कर्व्ड सरफेस होगी, जो इसके अंदर की तरफ मुड़ा हुआ पृष्ठ होगा वो, और एक ये जो स्ट्रिप दिख रही है ना, ये जो ये वलय या रिंग दिख रही है आपको है ना, ये सर्कुलर इसका एरिया है ना, इन 3 एरिया को हमें करना पड़ेगा। तो बाहर वाला जो एरिया होगा वो होगा इसका, वक्र पृष्ठ क्या होता है अर्धगोले का,
2 पाई r कैपिटल आर स्क्वायर। ये बाहर वाला वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया होता है ना, अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई r²। और ये जो रिंग होती है, ये सर्कुलर रिंग जो होती है, इसका एरिया हमेशा होता है पाई r² माइनस r²। ये अपने को तीनों चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो पाई जो है वो कॉमन है, वो बाद में कर लेंगे। ये 2 पाई r² होगा ना, ये प्लस का 1 पाई r², तो 2 और 1 3, ये 3 पाई कैपिटल r² हो गई। और ये 2 पाई स्मॉल r² है, ये माइनस का पाई स्मॉल r² है, दो में से एक कम हो गया, यानी केवल पाई स्मॉल r² बचा। पाई फिर से कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा आपका 3r² प्लस r²। अब इसमें केवल r और r की वैल्यू रखनी है अपने को, तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा ना। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो ये आ गई इसकी वैल्यू 22/7, 3 इंटू आर, कैपिटल आर 8 है और स्मॉल आर कितना है 6, ठीक है। ये बना आपका 22/7 इंटू 64 इंटू 3 192, 192 प्लस 36 को जोड़ देंगे। वैसे क्वेश्चन पाई में ही दे रखा है ना, तो एक काम करते हैं, क्योंकि खर्च इसने पाई में ही दिया है, तो हम इसको पाई ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो 192 प्लस 36 करेंगे, तो ये 228 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 50 रुपये। तो 228 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, तो इसको 228 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 5 इंटू 8 40, 110 और 114, ठीक है। यानी ये 11,400 रुपये आएगा। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 64 नंबर, एक आयताकार मैदान में लंबाई और चौड़ाई का योग। जैसे मान लो ये एक मैदान है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ इसकी ए दे रखी है ना क्वेश्चन में, ये ए है और ये बी है, और कह रहा है कि ए प्लस बी कितना है, 9 है, ठीक है। और इसका एरिया, एरिया मतलब हो गया ए इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, 18 है। तो अब आपको बताना है कि इस वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या होती है ना। देखो आप अगर डायरेक्ट देखना चाहें तो 18 6 और 3 से बनेगा, है ना। देखो 18 मतलब 6 इंटू 3, और 6 प्लस 3 भी 9 होगा, तो ए की वैल्यू 6 ले सकते हैं, बी की वैल्यू 3 ले सकते हैं, और डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहें तो आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें किसकी वैल्यू पूछी है, a² प्लस b² माइनस ए। एक काम करते हैं, इसमें 2ab ऐड कर देते हैं, 2ab माइनस कर देते हैं, और अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, और 3ab हो गए माइनस के। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 3ab। ए प्लस बी हमें पता ही है 9 है, तो 9 का स्क्वायर, और ये दे रखा है 18, तो इसकी जगह 18 रख देंगे, तो 81 माइनस 54 हो गया, आंसर हो जाएगा 27, 27, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 3600 रुपये में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे। उसने उनमें से 1/5 सेब को 10% हानि पे, चलिए एक बार हम लिख के देखते हैं। देखो उसने कहा 1/5 को उसने 10% लॉस पे बेचा, तो मैं माइनस 10/5, टोटल का 1/5 है ना। फिर जो भी यहाँ पे रिमेनिंग होगा, जो भी यहाँ पे बचेगा, उसका 1/4, 1/4, उसको उसने बेचा कितने पे, 5% के लॉस पे। फिर यहाँ जो भी बचा उसको उसने बेचा, उसका 2/3, 2/3 है ना, इसको बेचा उसने 15% के प्रॉफिट पे। इस तरह से दिया है। देखो यहाँ पे 4 3 12 और 5, तो मैं 60 मान लेता हूँ,
मान लो कि उसके पास में टोटल एप्पल्स जो थे वो 60 थे, है ना। 60 का 1/5 कर लिया हमने, तो इसका मतलब 10% लॉस पे उसने बेचे 12 एप्पल को 10% लॉस पे बेचा, ठीक है। फिर उसने बचे कितने, 48। तो 48 का 1/4 यानी 12 को उसने 5% पे बेचा। फिर बचे उसके पास में 36। 36 का 2/3 करेंगे तो 24। इनको बेचा उसने 15% प्रॉफिट पे, ठीक है। और बाकी जो बचा मान लो उसको उसने P% पे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा P% प्रॉफिट पे उसने बेचा, ठीक है। और ये कितने बचे, तो 24 ही हो गए, तो 12 बच गए। अब क्योंकि सभी का सीपी जो है ना वो सेम है, तो उसने 3600 रुपये में कितने खरीदे, 60। तो एक का जो बना, एक बार हम 60 मान रहे हैं ना, तो 3600 में 60 खरीदे, तो एक सेब का सीपी जो बन रहा है वो बन रहा है कितना, है मतलब 60 रुपये ही बन रहा है। तो 60 रुपये पर एप्पल के हिसाब से उसने खरीदे, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। 60 रुपये उसने एक एप्पल के दिए होंगे, क्योंकि हम टोटल 60 एप्पल मान रहे हैं। तो अगर हम एक बार इनका निकाल के चेक करें, देखो 12 एप्पल जो है उन पे 10% का लॉस है। हालांकि देखो 12 का सीपी 12 नहीं होगा, 12 × 60 होगा, लेकिन वो 60 को हम बाद में एक साथ ही कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। फिर ये जो 12 है इन पे 5% का लॉस है, ठीक है। एक मिनट, इसको भी माइनस ही लिखना है, 5% का लॉस है। अगले जो 24 है उन पे 15% का प्रॉफिट है, तो प्लस रखना है। और बचे हुए 12 जो है उन पे 3% का प्रॉफिट है। और ये कुल मिला के होना चाहिए, सभी 60 पे कितना होना चाहिए, सभी 60 पे होना चाहिए 27% का प्रॉफिट, ये बोलो। तो इसको 60 × 27% होना चाहिए टोटल। ये 60 को हमने लिखा नहीं है, हमने 12 का सीपी 12 × 60 होता टोटल, उसका 10% करना था, लेकिन हमने 12 ही रख लिया क्योंकि इन सब के साथ 60 ही आएगा। और इधर भी तो 60 ही आएगा ना, 60 का सबका सीपी लेंगे तो वो तो कैंसिल आउट होना वैसे ही दोनों तरफ से, है ना। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ये 120 आ गया माइनस का, ये -60 यानी माइनस का 180% हो गया। परसेंट छोड़ दो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये 15 × 24 करेंगे तो 360 ये हो गया, ठीक है। और 12 P ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 60 × 27, को गुणा नहीं करें। ये 360 में से ये 180, तो मतलब ये बना आपका, ये एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 12 को कैंसिल आउट ही कर देते हैं। देखो ये 12 से ये 5 हो जाएगा, ये 12, 12 × 2, ये 12 और ये 12, ठीक है। तो 12 को हमने हटा ही दिया कॉमन लेके, ये -10 -5 यानी माइनस का 15 बचा, और ये प्लस का 30 बचा, और ये P बचा केवल, है ना। और इधर 135 बचा, तो ये प्लस का 15, 15 और उधर जाएगा तो 120। इसका मतलब बचा हुआ जो है ना ये वाला पार्ट, इस पे जो प्रॉफिट है वो 120% का प्रॉफिट पे उसको बेचना है, ठीक है। अब देखो उसके पास में सेब बचे हैं कितने, 12, और एक सेब कितने का है, 60 रुपए का। तो देखो 12 सेब बचे हैं, एक सेब 60 का है, तो टोटल 720 रुपए के हो गए, ठीक है। अब इस 720 रुपए को उसको 120% प्रॉफिट पे बेचना है, इसका मतलब तो है ही, 120 बढ़ाना है तो 220% करना है इसका, 220% पे बेचना है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, एक जीरो ये हटा, एक ये हटा, और ये 72 × 22 बचा, तो 22 × 2 44 हो जाएगा, 154 और 4 158। इसका मतलब बचे हुए को उसको 1584 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े राम ने देखा कि एक ट्रेन 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर, जैसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ 108 मीटर है, और इसको एक ट्रेन जो है वो पार करी, मान लो ट्रेन की लेंथ L है, ठीक है। तो इसको पार करने में उसको 36 सेकंड लग रहे हैं। पार करने का मतलब है ये हिस्सा यहाँ से लेके जब ये हिस्सा यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इस केस में जो डिस्टेंस चलनी पड़ेगी 108 तो ये पार करनी पड़ेगी, और L डिस्टेंस ये, तो L + 108 डिस्टेंस चलनी पड़ेगी इसको, L + 108 मीटर चलना पड़ेगा। दूसरे केस में
वो ट्रेन उसको खुद को यानी राम को, जैसे मान लो ये राम है, तो राम के बराबर में यहाँ ट्रेन आएगी, वही एल लंबाई की ट्रेन है, वो इसको पार करेगी। इस बार ट्रेन जैसे यहाँ पहुंचेगी ऐसे, है ना, ये पार हो जाएगा, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस पार करनी पड़ी वो केवल एल मीटर पार करनी पड़ी, है ना। यहाँ पर उसको लग रहे हैं कितने सेकंड, 12 सेकंड। अब देखो अगर ट्रेन को एल दूरी ही चलनी है तब तो 12 सेकंड लगते हैं, और एल प्लस 108 चलना है तब 36 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब एल तो यहाँ भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, तो वो तो 12 सेकंड यहाँ लग रहे हैं, तो यहाँ भी लगे होंगे। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा 24 सेकंड लगे हैं वो ट्रेन को 108 मीटर चलने में लग रहे होंगे, ना। तो मैं सीधा स्पीड बता सकता हूँ, यानी ट्रेन 108 मीटर एक चलती है कितने सेकंड में, 36 में से ये 12 कम कर दो यानी 24 सेकंड में, तो ये उसकी स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, है ना। इसको आप 12 से काट सकते हैं, 9/2 आ जाएगा। और इसको अगर आप किलोमीटर पर आवर में लेना चाहें तो 18/5 कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 से 9 आ जाएगा, या इसको 10 ही कर लो ना, 18 × 9 162/10, यानी आंसर आएगा 16.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 किलोमीटर की दौड़ में एस ने टी को 500 मीटर की बढ़त दी। ये मान लो 5 किलोमीटर की दौड़ है, तो एस यहाँ से दौड़ेगा और टी जो है वो 500 मीटर आगे से दौड़ेगा। बढ़त देने का मतलब या लीड देने का मतलब है 500 मीटर आगे से दौड़ेगा, है ना। और दोनों यहाँ एक साथ पहुंचे, एस और टी दोनों एक साथ पहुंचे। अब देखो दोनों ने दौड़ना एक साथ ही शुरू किया, लेकिन ये आगे से दौड़ रहा है बस। तो टी को तो दौड़ना है कितने मीटर, 4500 मीटर और दौड़ना है, जबकि एस को दौड़ना है 5000। लेकिन दोनों दौड़ेंगे टाइम सेम के लिए, है ना। तो यहाँ पे टाइम जो है वो सेम रहेगा या इक्वल रहेगा दोनों के लिए, है ना। उस सेम टाइम में अगर डिस्टेंस देखें एस और टी की, तो ये दौड़ेगा 5000 मीटर और ये दौड़ेगा 4500 मीटर सेम टाइम में, है ना। यानी इनकी डिस्टेंस का रेशियो हो गया 10 से 9। तो इनकी स्पीड का रेशियो भी यही रहना चाहिए, क्योंकि टाइम तो इक्वल है, तो स्पीड का रेशियो भी यही रहेगा एस और टी का, ना। अब देखो हमें किसकी स्पीड दे रखी है, टी की, यानी 9 की वैल्यू दे रखी है 13.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितने से गुणा हुआ, 1.5 से, इसका मतलब ये भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड होगी, ये एस की स्पीड होगी, ठीक है। बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रायंगल एबीसी में एक सर्कल जो है वो बनाया गया है। ये मान लो एक सर्कल है और ये एक ट्रायंगल एबीसी में बनाया गया। ये बना लेते हैं सर्कल। ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसको तीनों साइड पे टच कर रहे हैं। ये ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ये सर्कल है, और इसकी साइड ए बी जो है वो टोटल 16 है, बी सी जो है वो 20 है, और ये टोटल 24। इसके अलावा ए बी बी सी ए सी को ये सर्कल डी ई और एफ पॉइंट पे टच करता है। तो ए डी की लेंथ पूछी है ना, ये लेंथ कितनी है, मान लेते हैं ए डी की लेंथ एक्स है, तो ये वाली कितनी बची, 16 - x, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से ये दोनों ए से डी और ए से एफ, ये दोनों स्पर्श रेखाएं टेंजेंट है ना, और टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है सेम सर्कल पे, ठीक है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाए तो लेंथ बराबर होती है, तो अगर ये एक्स होगी तो ये भी एक्स होगी। अब इधर वाली ये 16 - x है, तो ये वाली 16 - x होगी, और ये 24 - x बचेगी ना इधर, तो ये अगर 24 - x है तो ये भी 24 - x होगी, क्योंकि टेंजेंट ही है ये सारी, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का जोड़ जो है ये टोटल मिला के 20 होना चाहिए, यानी 16 - x और 24 - x का जोड़ 20 आना चाहिए टोटल, है ना। तो 16 - 24 40 - 2x बराबर 20 हो गया, तो यहाँ से x बराबर 10 आ जाए, 10 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब ये जो ए से डी तक की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ देखिए, एक बर्तन में एक लिक्विड भरा जाता है जिसमें से वाटर जो है वो कितना है,
5 है, और जो सिरप है वो कितनी है, 11, यानी 5:11 है। टोटल अगर 16 मान के चले तो 5:11। अब इसके कितने भाग को निकाल के उसकी जगह पानी भरा जाए, ताकि मिश्रण में चाशनी और जल का अनुपात, चाशनी यानी सिरप 3 हो जाए और ये 2 हो जाए। उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान देना ना, उल्टा लिखा हुआ है इसमें, तो ये 3 है, ये 2 है। ये टोटल बन रहा है कितना, 5। क्योंकि हमने जितना मिश्रण निकाला उतना ही वापस भरा है, इसका मतलब टोटल तो सेम ही रहना चाहिए। तो इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 16 से गुणा कर दो, है ना। तो देखो वाटर और सिरप का नया रेशियो क्या बना, ये 25 और ये बना आपका 55, ठीक है। और ये बना आपका 32 और ये कितना बना, 48। अब इसमें हमने देखो पानी तो वापस मिलाया है, हमने मिलाया क्या नहीं, हमने सिरप नहीं मिलाया, तो सिरप केवल बाहर निकाला गया है। तो जितना सिरप निकला होगा उसी रेशियो में मिश्रण निकालना होगा। तो सिरप कितना निकाला है, 7, और 7 कितने में से निकाला है, 45 में से, है ना। तो इसका मतलब 7/55 भाग निकाला है सिरप का, तो 7/55 ही मिश्रण का निकालना, इसका मतलब डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के 4 जो है वो लाइन सेगमेंट है। इनमें से कोई भी 3 को लेने पर कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। देखो 2, 5, 7 और 8 इनको लेके ट्राइंगल बना, तो मैं चलो 2 ले लेता हूँ पहले, है ना, 2 ले लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ में एक और ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अब तीसरी वैल्यू क्या हो सकती है, तो हमने रूल पता है कि दोनों साइड का जो सम है वो तीसरी से ज्यादा होना चाहिए, या डिफरेंस जो है वो तीसरी से कम होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का जोड़ करके देखो, अगर 5 और 2 को जोड़ें तो 7, तो अगर इनका जोड़ 7 है तो क्या इनके साथ 7 ले सकते हैं क्या, 7 नहीं ले सकते। इसका मतलब 2 और 5 के साथ 7 नहीं ले सकते, सॉरी, दोनों का जोड़ जो है वो तीसरी से ज्यादा, ठीक है। ज्यादा नहीं आ रहा, बराबर ही आ रहा है। फिर 2 और 5 के साथ 8 ही तो बचा, तो क्या 8 ले सकते हैं क्या, तो 2 और 5 7 हो रहा है, इसका मतलब 8 जो है वो इनसे 8 से कम ज्यादा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। अब अगर मैं 5 और 7 लेके देखूं, अगले 2 नंबर लेके देखें, तो 5 और 7 अगर लें तो 5 और 7 12, और इसके साथ हम 8 ले सकते हैं, और 5 और 7 के साथ हम 7 और 5 12, 2 अगर लें तो 5 2 7, ये तो पहले ले चुके हैं ना, 2 तो ले ही चुके हैं। तो एक तो ये बन सकता है, 5 और 7 लें तो एक साइड जो है वो 8 आ जाएगी, ठीक है। इस केस में कोई भी 2 का जोड़ आप करेंगे तो तीसरे से ज्यादा जाएगा, ठीक है, और अंतर करेंगे तो वो तीसरे से कम रहेगा। अब 5 और 7 ले लिया, और अगर हम 2 और 7 लेके देखें, तो 2 और 7 के साथ 5 तो ले नहीं सकते, इधर हमने चेक कर लिया, ठीक है। 2 और 7 के साथ में हम 8 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है वो 8 से ज़्यादा आएगा, और इनका किसी का भी 2 का अंतर देखेंगे तो वो तीसरे वाले से कम आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा ट्राइंगल ये बन सकता है, ये बन सकता है। 2 और 8 हम ले नहीं सकते, क्योंकि फिर 5 2 8 7 ये तो हमने ले लिया, 2 8 5, तो ये नहीं होगा। अब बचा ये केवल 5 और 8, तो 5 और 8 के साथ 7 ले सकते हैं, 5 और 8 के साथ 2 नहीं ले सकते। इसका मतलब केवल ये 2 ही ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, बाकी कोई भी और ट्रायंगल इसमें पॉसिबल नहीं होगा। 8 को आप तीनों के साथ ले चुके हैं, देखो 8 को 2 के 5 के साथ ले चुके हैं, 7 5 के साथ, 2 7 के साथ, है ना। तो इसका मतलब अब 8 के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, ये 4 ही पॉसिबल थे, इसमें से 2 नहीं बनेंगे, 2 बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब 2 अंकों की एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है, मान लो 2 अंकों की संख्या है ए बी, ये इसका इकाई का यूनिट डिजिट है और ये दहाई का अंक यानी टेंथ डिजिट है, तो हमेशा इसको क्या लिखते हैं, 10a+b लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे 2 अंकों की संख्या का ना। तो कह रहे हैं कि 10a+b को इसकी दोनों डिजिट के जोड़ से यानी a+b से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो टोटल जो मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट आता है वो 424 आता है, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है जब संख्या के अंकों को बदलने पर, इसके अंकों को बदल देंगे, बी ए कर देंगे, तो ये 10b+a हो जाएगा, और संख्या के अंकों का योग अभी भी a+b ही रहेगा, क्योंकि अंक तो अभी भी वही है, ठीक है। इन दोनों को अगर गुणा किया जाए तो कितना आएगा, 280 आएगा,
ये दूसरी इक्वेशन है। तो कह रहे हैं कि संख्या के अंकों का योग जो है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको डिवाइड कर लो ताकि ये ए प्लस बी हट जाए इसमें से, है ना, और फिर हम ए और बी का रेशियो बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको घटा सकते हैं, ए और बी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो फिर स्क्वायर से वैसे निकाल लेंगे, लेकिन डिवाइड करना ज़्यादा आसान है। तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इधर ए प्लस बी तो हट जाएगा, क्या बचेगा, 10 ए प्लस बी 10 बी प्लस ए। ठीक है, ये 424/280। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम 4 से काट दें तो 106 आएगा और ये 70 आएगा। 2 से फिर काट दें तो ये 53 आएगा, ये 35 आएगा। ठीक है, और अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए, अगर हम तो इसको उधर गुणा कर दें तो 350 ए प्लस 35 बी। तो शॉर्ट करेंगे अभी हम, देखो 530 बी प्लस 53 ए, ये बना। ए को एक तरफ करें तो ये 297 ए आ जाएगा, तो इधर ले जाएं तो ये 495 बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम ए से बी का रेशियो निकाल सकते हैं, 495 297। ठीक है, 3 से काट सकते हैं, 3 6 5, और ये 3 से काटेंगे तो 9 9, फिर 11 से काटेंगे तो ये 15 और ये 9, फिर 3 से काटेंगे तो 5 और 4। तो ए और बी जो दोनों डिजिट है नंबर, जो दोनों नंबर हैं ए और बी, उनका रेशियो होना चाहिए 5 से 4। ठीक है, अब 5 4 का रेशियो है तो ऑब्वियसली डिजिट है तो पॉइंट में तो होंगी नहीं, तो अगर दोनों का जोड़ आएगा तो वो 9 का मल्टीपल ही आएगा। अब 9 का मल्टीपल इसमें एक ही ऑप्शन में है, वो बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन, इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है, देखो जब भी आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाए, या ऐसे उसके अंकों को बदल के उसके योग से गुणा किया जाए, तो आप कोई भी नंबर ले लो। देखो जैसे मान लो, अगर मान लो हम 37 लेंगे, इसको गुणा करें 3 + 7 इसके अंकों के योग से, है ना, तो यह आएगा 370। इसके अंक पलट दें तो यह आएगा, अंक पलट के फिर अंकों के योग से करें तो यह आएगा 730। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये जो नंबर ऑलवेज जो आएगा आपके पास में, है ना, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 11 से डिविजिबल नंबर आएगा। ये कंफर्म है क्योंकि आप इनको जोड़ के देख सकते हैं, ये 11 से डिविजिबल नंबर बनेगा, 11 इसका एक फैक्टर बनेगा। और अगर आप इनको घटाएंगे दोनों नंबर को, है ना, इनका अंतर करेंगे तो ये हमेशा देखो क्या बनेगा, 0 13 - 7 यानी 4, और ये 6 - 3 यानी 3, 13 - 7 6, ये हमेशा 9 से डिवाइड होने वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, नंबर जो है वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, उनका अंतर जो होगा ना, और उनका योग जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर देख लो, इसमें आप दोनों का अंतर करके देखो, है ना, दोनों का अंतर करेंगे तो देखो इन दोनों का अंतर लेंगे और उस अंतर को फिर 9 से वो डिवाइड करेंगे तो आपको सीधा आंसर मिल जाता है। ठीक है, जैसे इनका अंतर करके देखो, 4 ये 4 बचा, और 12 - 8 4 बचा, और 3 - 2 1 बचा। इसको 9 से डिवाइड करो, है ना, तो ये 16 है, 16 आ रहा है। और अगर इसका जोड़ करोगे ना तो वो 11 से डिवाइड आएगा हमेशा। तो क्वेश्चन में जो है ना, या तो 9 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल, तो कंफर्म यहाँ पे 9 का मल्टीपल आपको दिख जाएगा, आंसर 9 होगा। बाकी पूरा करके देख सकते हैं आप, इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब एक संख्या को 512 से डिवाइड किया जाता है, तो देखो 512 से डिवाइड किया किसी नंबर को तो शेषफल 67 आया। अब उसी नंबर को अगर आप डिवाइड करें कितने से, 32 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे क्यू बार भाग लगा होता है, तो हम n बराबर क्या लिख सकते हैं, 512 क्यू प्लस 67 लिख सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इस नंबर को अगर हम 32 से डिवाइड करें तो देखो 32 से ये तो पूरा कट रहा है, तो यानी यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 32 से इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, नमन ने किसी दुकान से 720 रुपए में कुछ सेब खरीदे, वह
मोल भाव करता है तो एक सेब की कीमत में दुकानदार 2 रुपए कम कर देता है। इस कारण जो नमन है वो 4 सेब ज्यादा खरीद सकता है। देखो इस तरह के क्वेश्चन की एक क्वांटिटी कम करे, क्वांटिटी बढ़ जाती है जब कीमत कम करे, या कीमत कम हो जाती है तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये इन्वर्स चलता है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल 720 रुपए, तो इसमें रुपए में कमी कितनी हुई, 2 रुपए की कीमत में, और कितने सेब ज्यादा खरीदे, 4। तो हम इनके मल्टीपल लिखेंगे। देखो जैसे 2 के मल्टीपल लिख लो, 8, 10, 12, 14, 16 है ना, 18, 20 ऐसे लिख लो। और 4 के मल्टीपल लिख लो तो 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे 2 को कर दो 12 से, 2 को कर दो 8 से, इनको कर लो 4 को, तो दोनों का गुणा 16 आ रहा है, लेकिन हमें 720 तक जाना है। तो एक बार मैं गुणा करूँ, यहाँ 240 आ रहा है, और यहाँ गुणा करेंगे तो 720 कहाँ बनेगा, तो ये यहाँ बन रहा है, देखो 720 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो कीमत थी वो 20 थी, तो दुकानदार ने 2 रुपए कम कर दिए, तो अब कीमत 18 है। ठीक है, और पहले वो 20 के हिसाब से 36 सेब खरीद सकता था, अब वो 18 की कीमत से 40 सेब खरीद सकता है। ठीक है, तो उसने पहले कितने खरीदे थे, इसका मतलब पहले वो 36 खरीद रहा था, तो आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। एक समूह में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 6:7 है। चलिए, मेन और वुमेन, इनका रेशियो 6:7। फिर कह रहे हैं कि 15 महिलाएं चली जाती है और ये रेशियो 12 से 11 हो जाता है। तो महिलाएं गई है ना, पुरुष तो गए नहीं, तो पुरुष की संख्या को सेम कर दो, तो 2 गुना कर दो, है ना। तो ये 12 और ये 14। तो अगर हम अब नया रेशियो लिखें तो ये बन रहा है 12 और 14, और ये बन रहा है 12 और 11। तो 14 से 11 हो गया, मतलब 3 महिलाएं गई, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 3 नहीं है, 15 गई है। इसका मतलब 5 गुना हुआ। तो ये 12 × 5 यानी कितने पुरुष थे पहले, 60, और पहले कितनी महिलाएं थी, तो 70। ठीक है, 60 पुरुष और 70 महिलाएं थे। तो अब देखो 60 पुरुष थे और 70 में से 15 चली गई, तो महिलाएं बची 55। अब कह रहे हैं कि इसमें 6 पुरुष और आ जाते हैं, तो 6 पुरुष और आ गए तो पुरुष हो गए 66, और महिलाएं अभी भी 55 है। तो अब इनका नया रेशियो क्या बचा, तो 6 से 5। ठीक है, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी अलग अलग काम करके एक काम को 10 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है। मान लेते हैं टोटल वर्क जो है वो 80 यूनिट है, तो 8 यूनिट पर डे, और ये हो गया 5 यूनिट पर डे। ये दोनों इस तरह से वर्क करते हैं। अब ये ए काम शुरू करता है और एक एक दिन के लिए काम करते हैं, यानी पहले दिन ए करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे ये काम जो है वो टोटल पूरा करते हैं। पहले दिन ए करेगा तो 8 यूनिट होगा, फिर 5 यूनिट बी करेगा, फिर 8 होगा, फिर 5, फिर 8, फिर 5। तो अगर हम हर 2 दिन में देखें तो सेम वर्क हो रहा है, और वो कितना हो रहा है, 13 यूनिट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 13 यूनिट वर्क हो जाता है कितने दिन में, 2 दिन। 13 यूनिट में 2 दिन लग रहे हैं, और हमें 80 तक जाना है, तो मैं इसको 78 तक ले जा सकता हूँ ना, क्योंकि 13 × 6 78 होगा। तो 78 यूनिट वर्क हो जाएगा कितने में, 2 × 6 कर लो, यानी 12 दिन में। अब बचेगा कौन, बचेगा कितना, 2 यूनिट। तो जो बचा हुआ 2 यूनिट वर्क है वो फिर 13वें दिन ए आएगा, और ए की एफिशिएंसी 8 है, तो उसको 2 यूनिट करना है, 8 की एफिशिएंसी, तो 1/4 दिन और लग जाएगा। ठीक है, तो 12 ये हो गए, 1/4 ये हो गए, इसका मतलब टोटल हो गया 12 से 1/4 दिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के जो है वो कंप्लीट होते हैं। थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर था, कुछ एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे थे, और 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप स्किप करके भी चल सकते थे। ठीक है, तो ट्राई करें कि क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करने की प्रैक्टिस भी हो सकती है ना। तो जो ज़्यादा लेंदी लग रहे हैं, आपको टाइम कंज्यूम करे, उसको लास्ट में करें, और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप 1-2 क्वेश्चन स्किप करके भी चल सकते हैं।
ताकि आपका टाइम जो है वो बाकी सब्जेक्ट का बचा रहे, है ना। तो कुछ इसी तरीके से पेपर डिज़ाइन किया हुआ था। उम्मीद आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।